नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो पूर्वांचल एक्सप्रेस। आपके अपनों का हाल, आपके गांव और घर की वो खबरें जिसको आप मिस करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो फिर देर का है कि भैया, चलिए रोज की तरह आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो गाड़ी है ना उसको बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के अलग अलग स्टेशन पर। खनिज भवन का लोकार्पण करने बांदा आए खनिज मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने यूपी की सपा सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई और केंद्र की भाजपा सरकार को हर मोर्चे में विफल बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। काले धन वापसी को लेकर महंगाई कम करने के बीजेपी के वादों की याद दिलाते हुए उन्होंने बीजेपी को धर्म के नाम पर अपनी नाकामी छुपाने वाली सरकार बताया। तो वहीं पूर्व की बीएसपी सरकार पर भी दुर्भावना से काम करने का गंभीर आरोप लगा दिया। बांदा में खनिज मंत्री ने खनिज भवन का लोकार्पण समारोह में मौजूद कार्यकर्ताओं से 2017 के विधानसभा चुनाव में आपसी मनमुटाव भुलाकर जी जान से जुट जाने की अपील की। बुंदेलखंड में खनिज संपदा में रोजगार की संभावना पर उन्होंने शजर स्टोन इंडस्ट्री डेवलप करने की बात भी कही। सड़क बनने में टाइम लगता है और जिस तरीके से यहाँ की सड़कें जर्जर थी, कई सड़कें बनाई और कहीं ना कहीं जो सड़कें अभी गड्ढा हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी खुद संज्ञान लिया है और अभी इसी मंच से कि 200 करोड़ रुपए इस आपके जनपद को मार्ग के ऊपर जो है देने का काम किया। तो सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गंभीर हैं, सड़क भी बन रही है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास का काम ना हो। कि सरकार सिर्फ महिलाओं पे गंभीर है। हमने बताया कि 45 लाख हमने पेंशन देने का काम किया, जिसमें 40 लाख से महिलाएं हमारी हैं, जिन्हें महिलाओं को हमने 500 रुपये उनके खाते में सीधे जाते हैं। तो विकास के नाम पे ये विकास जो हर नौजवान हो चाहे किसान हो, सपा सरकार ने ऐसा बनाया था। तो आप ये बताओ कि जो है हम 150 करोड़ दे करके उसका चालू कराना चाह रहे हैं मेडिकल कॉलेज, यहाँ की जनता को सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि बिना देखे हम कुछ नहीं कहते, हमारे तक अभी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा तो रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही होगी। सर्वे होता है, सर्वे में पाया जाता है तो सोना भी पाया। क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में कोई विकसित हुआ माने की इंडस्ट्री भविष्य में निश्चित तौर से अगर वो पत्थर सही पाए गए मानक के अनुसार खरे, क्योंकि उसका सेंट्रल से होता है। चाहते पट्टे तो दे देते हैं बालू के खनन के, लेकिन बताओ बिना पर्यावरण के एनओसी कौन देता है? सेंट्रल सरकार। तो केंद्र सरकार भी कहीं न कहीं बाधा, अगर वो केंद्र सरकार भी मुझे सहयोग करेगी तो नहीं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने किया ट्रैक्टर पकड़े जाते थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने अब कर दिया है 2 लाख। अब कोई अगर उनके कानून को अभी हम पालन करें जबरदस्ती, तो मैंने किसी तरीके से जाकर मीटिंग में रोका हूँ। आप बताओ 5 साल की सजा होगी, किसी को फंसा सकता है जो है। ये भाजपा की षड्यंत्र है, ये लोग सत्ता हथियार लिए सरकार को बदनाम। जो जैसा होता है उस तरीके जो योग्यता होती, योग्यता के अनुसार चपरासी डॉक्टर नहीं बन जाएगा। जो योग होगा वो डॉक्टर बनेंगे, बकाया कोई बाबू बनेगा, कोई चपरासी में शपथ पत्र दे दिए है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां पड़ती हैं जो मजबूरी होती है हमारे सम्मान करने के लिए, और उस पे जो है कोर्ट के आदेश का। जितने नेता उतनी बातें। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में चुनाव होने के बाद अब नतीजे आने का इंतजार है, लेकिन नतीजे आने से पहले ही इलाहाबाद में कांग्रेसियों ने बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोषित कर दिया है। इलाहाबाद के सुभाष चौराहे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का राज तिलक किए जाने की एक होर्डिंग लगा दी है। उस होर्डिंग में लिखा है, राज तिलक को अब हो जाओ तैयार, नीतीश कुमार नीतीश कुमार। कांग्रेसी नेताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग के बाद से सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल में भले ही ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही हों, लेकिन इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। चरण का चुनाव संपन्न होते ही
बिहार में नीतीश का रथ आगे बढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो गई है। उसी की खुशी में हम लोगों ने इलाहाबाद के सुभाष चौराहे पर होर्डिंग लगाए, जिसमें दर्शाया है कि राज तिलक को अब हो तैयार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अब पटाखे पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में फोड़े जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की हार पर और नरेंद्र मोदी की हार पर। यहाँ पर हम लोगों ने होर्डिंग लगा करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दिया है और विजय रथ की ओर बढ़ने का आग्रह किया है। महागठबंधन जो बिहार में हुआ था श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उस गठबंधन की इस समय विजय की ओर जा रहा है, जिसका रिजल्ट 8 नवंबर को पूरा भारत देखेगा। और जिस तरह विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी ने रावण का वध करके उत्साह का दिन बनाया गया था दीपावली के दिन, उसी तरह इस बार 8 नवंबर को एक बहुत बड़ा महापर्व होने जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार का महागठबंधन विजय की ओर जा रहा है। उसी गठबंधन को हम लोगों ने आज सुभाष चौराहे पे होर्डिंग लगाकर 6 तारीख को घोषणा कर दिया है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बुराई पे एक अच्छाई की जीत होने जा रही है। तो एक अति उत्साह की भावना यहाँ पर कांग्रेसियों द्वारा महसूस की जा सकती है, क्योंकि इलाहाबाद में जिस तरह से नीतीश कुमार की राज तिलक की बात की जा रही है, ऐसे में निश्चित रूप से जिस तरह से उनके मनोबल को देखने को का जो साधन उपलब्ध हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं से इसे हम राजनीति से प्रेरित मामला मान सकते हैं, क्योंकि जो असली रिजल्ट होता है उसके बाद ही इस तरह की बात सामने आती है। लेकिन चुनाव से पहले ही अगर कोई अपने नेता के प्रति इस तरह की होर्डिंग लगाता है तो समझा जा सकता है कि इलाहाबाद के लोग जो खासकर कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उनका मकसद और मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएं। तो चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। ग्राम प्रधान चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों को मजबूत करने के लिए दारू और मुर्गा की दावतें उड़वा रहे हैं। लेकिन मऊ जिले में एक नया मामला प्रकाश में आया है, जहां ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी अपने समर्थकों के लिए जहरीली अवैध शराब के साथ गिरफ्तार हुआ है। पूरा मामला सराय लखनसी थाने की पिपरी डीह मार्ग का है, जहां पुलिस को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि एक संदिग्ध वाहन में कुछ लोग अवैध शराब लेकर जा रहे हैं, जो ग्राम प्रधानी के चुनाव में बांटे जाएंगे। मुखबिर की सूचना पर तत्काल एक्शन में आई पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका और उसमें से 9 पेटी अवैध शराब बरामद किया। पुलिस ने अवैध शराब संघ प्रधान पद के प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह को भी गिरफ्तार किया, जो खरगजेपुर से प्रधानी की चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वाहन चालक छोटेलाल यादव, जो कि जिले के ही कोपागंज थाने का सोनराइच गांव का रहने वाला है, उसे भी पुलिस ने धर दबोचा। क्षेत्र में आज बीती रात पिपरी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बोलेरो में 2 व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में दिखाई दिए। कालासराय कृषि लोगों का पीछा किया, इनको रोका। तलाशी पे उसमें से 9 पेटी इसकी शराब बरामद की। पूछताछ पे इन लोगों ने बताया कि इनमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, ये प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं और ये अपने समर्थकों में बांटने के लिए ये शराब ले जा रहे थे। शराब आपूर्ति उनके किसी मित्र ने की थी। कुछ और लोगों का नाम जिले में पुलिस व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि आए दिन दबंग कहीं भी किसी को अपना शिकार बना देते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला थाना सराय लखनसी के भुजौटी स्थित सिविल लाइंस में, जहां जिले के सभी आला अधिकारी निवास करते हैं और जहां पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद होती है। यहां एसपी निवास से 100 मीटर की दूरी पर एक टेम्पो चालक को महज इसलिए बेरहमी से पीटा गया कि उसने लक्ष्मी पूजा के आयोजन के लिए चंदा नहीं दिया था और टेम्पो लेकर भाग निकला। ये बात दबंगों को, जो खासकर युवक हैं, उनको नागवार गुजरी और टेम्पो का पीछा कर वो एसपी निवास से 100 मीटर पहले ही टेम्पो चालक को पकड़ लिए और जमकर उसकी धुनाई कर दी, जिससे टेम्पो चालक मरने की स्थिति में पहुंच गया। एसपी आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर हुए इस जघन्य अपराध के कुछ ही देर बाद पुलिस के 2 सिपाही मौके पर पहुंचे।
तब घटना को अंजाम देकर दबंग युवक आराम से भाग चुके थे और टेम्पो चालक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और जनता तमाशबीन बनी हुई थी। इन दबंगों की दबंगई को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि त्योहारों के नाम पर दबंग युवकों द्वारा अवैध वसूली कैसे की जाती है और जो इन युवकों को चंदा नहीं देता उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अरे हम लोग को चला दिया तो रोक रहे सर मैं हम लोग गाड़ी रोक रहे थे हम लोग को के सामने जो है चंदा वसूली कर रहे थे। टेम्पो चालक है उधर से लेकर के आ रहा था, उसके बाद दौड़ा करके चंदा नहीं दिया, दौड़ा करके इसको मारे पीटे मार के भाग। हालत तो इसकी नाजुक है, अभी तक इसको यहाँ से प्रशासन तो आ गई है, लेकिन इसको भिजवाना चाहिए अस्पताल जितना जल्दी होना चाहिए। आपको बता दें कि त्योहारों के आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। हर बार यही होता है, लेकिन फिर भी विभागीय तंत्र सक्रिय नहीं हो पाता और मुखबिर के सहारे मिलावटी सामान को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में देखने को मिला, जहां मुखबिर की सूचना पाते ही खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई और डीओ सुनील कुमार ने अपनी टीम के साथ सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र घंटाकर के पास छापा मारा। पूरी टीम ने नवीन मित्तल और 2 लोगों को मावे के साथ दबोच लिया। मावा लगभग 3.5 क्विंटल था, जिसे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। मावे का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। नवीन मित्तल नाम का यह अभियुक्त कई सालों से मुजफ्फरनगर से मावा लाकर सहारनपुर में सप्लाई करता आ रहा है, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी अभी तक पूरी तरह अनभिज्ञ रहे। पूरा तंत्र सिर्फ मुखबरी पर काम करता है और उसी के भरोसे विभाग चल रहा है। ऐसे में किस तरह अपराधों पर लगाम कसी जाएगी, ये अपने आप में गंभीर सवाल बना हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब क्या मावा सही नहीं है? नहीं, मावा सही है, बस इन्होंने सैंपल लिया है। सैंपल लेकर अगर मावा हल्का होगा तो फेल हो जाएगा, अच्छा होगा तो पास हो जाएगा। ये आज सूचना मिली कि जनपद सहारनपुर में बाहर जनपद मुजफ्फरनगर से कुछ रोडवेज की बस में मावा वगैरह उतारा जा रहा है। तो इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने पूरी टीम के साथ यहाँ कार्रवाई की और इसमें हमारे टीम में सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पे हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी बुला लिया और लगभग 4 कुंटल मावा, जो कि इस साफ सुथरी पैकिंग वगैरह है कि नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी उचित नहीं है, तो इसके साथ एक व्यक्ति भी पकड़ा गया है जिसका नाम नवीन मित्तल निवासी मुजफ्फरनगर बता रहा है। तो इस पर कार्रवाई चल रही है, नमूने लिए जा रहे हैं और अभी कार्रवाई चल रही है। अभी त्यौहार के मौके पे हम लोग की कोशिश यही है कि किसी प्रकार से मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ पब्लिक को उपभोग के लिए कोई भी दुकानदार न बेच पावे, न सप्लाई हो पावे। तो अब ये मावा जो है इसमें सैंपल लेके हम लोग भेजेंगे और प्रथम दृष्टया देखते हैं कि कैसा अभी परीक्षण चल रहा है, उस आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी उस मावे का परीक्षण चल रहा है, सैंपलिंग चल रही है। अगर मावा कैसा, हमारी टीम क्या रिपोर्ट करती है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्या उसमें रिपोर्ट करते हैं, उस आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। नमूने की कार्रवाई अभी चल रही है। पूरे जनपद में ही अभियान चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा त्योहार तक। और पूरी कोशिश ये है विभाग की कि किसी प्रकार से मिलावटी या दूषित खाद्य पदार्थ त्योहार के मौके पे पब्लिक के सेवन के लिए। अभी वक्त हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक ही खानदान के लोग कैसे आपस में भिड़ गए। तो देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। अब एक नए अंदाज, नए तेवर में, नई धार के साथ
नई जिम्मेदारियों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए तेवर के साथ। लेमन न्यूज अब नए अंदाज में। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। सुबह आपके पास विकल्प होता है, चाय बनाएंगे या फिर कॉफी, कपड़े नीले या फिर सफेद, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मुझे चुननी होती है खबरें सिर्फ आपके मतलब की, जिसका होता है आपसे सीधा सरोकार। लेमन गुड मॉर्निंग शो मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपने गांव घर की खबर और उन खबरों को जिसको आप मिस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली के मोहल्ला नवाबगंज में रास्ते पर आवाजाही को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई और धीरे धीरे छोटे से झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। आपको बता दें कि मोहल्ला नवाबगंज में एक ही खानदान के दो लोगों में रास्ते पर भैंसा बुग्गी हटाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पक्ष के कुछ लोगों ने लाठी, डंडे और सरिये से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें दूसरे पक्ष की महिलाओं को भी जख्मी कर दिया। इस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पहले पक्ष पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी और लाठीबाजी से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला जंग का मैदान बन गया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को बड़ी मुश्किल से शांत कराया। घायलों को पुलिस ने सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। ऊपर ही हो गई बस, वही के रातवान है। किन लोगों से हुआ है? सुबह ने आ रहे हैं, उनके यहाँ से हुआ। तो क्या मारा है आपके? ये खलवा मारा। कितने लोग थे आप? हम चोट लगी? हम तो ये बस घर घर के ही थे, 5-4 जने। हम तो इन्हें कुछ रास्ते के ऊपर हुई बुग्गी ले जा रहे थे। कौन ले जा रहे थे? ये हमारे घर के बुग्गी ले जा रहे थे, वे ले जाने नहीं दे रहे थे बुग्गी। कौन ले जाने नहीं दे रहे? वे जो हमारे वही पड़ोस में ही रहे, जिनके साथ लड़ाई हुई सुबह नारदेश। वो क्या कह रहे थे? वे कह रहे थे गड्डी नहीं हटनी, आपको रास्ता नहीं देते। उस बात के ऊपर फिर उन्होंने खलवे डंडे ठाके बजाना शुरू कर दिया। जी हमारा गौशाला में घाट जाता है, रिजकदार के नाम से गौशाला है। तो उन्होंने पहले सून की गड्डी को ही तोड़ गया होगा सुबह कार से, और हमारे भाई ने, छोटा वाले ने, उनकी गड्डी एक साइड में खड़ी कर दी। कह रहे तुम बदलो इसका सामान तुम लगवाओ गड्डी का। तो हमने कह दिया भाई हम नहीं लगवाते। तो क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने सरिया गाड़ के सरकारी जगह पे और क्या कहा गड्डी में ताला लगा दिया। हमने कहा भाई मैं गौशाला में घाट ले जाना है, वहाँ पे देर हो जाएगी। तो उन्होंने हटाया नहीं, हम हटाने लग गए तो अंदर से सरिये लेके आ गए। कौन लोग थे जो सरिये लेके? मैं सुबहाना, देसा, शाहिद, अब्दुर्रहमान, असलम और उसका फिर क्या हुआ? जी फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने सरिये बजाने शुरू कर दिए और क्या कहे फिर वहाँ पे सदान भाई भी आ गए। सदान भाई ने हमें कह दिया तुम जाओ एक तरफ, तो हम एक तरफ चले गए। उधर से शादी में से औरतें आ रही थी तो उन पे भी बजाना शुरू कर दिया उन्होंने।
तो फिर हम बीच में आ गए, इस उन्हें के बचाने के चक्कर में हमारे भी लग गई चोट। लोग घायल है जिनको छोड़ घर से हम भी है, सारी घायल हैं, 2-3 बच रहे बस, 17 लोग, 1 2 3 4। अच्छा, तुम्हारी कौन से पहले से भी झगड़ा चला रहा है? ना, पहले से कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बस आज नहीं जाने दे रहे थे। मैं यूँ कहते हम तुम्हें आज जाने नहीं देने, आगो गड्डी लेके नहीं जाने देने। आई हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग घायल हैं, दोनों तरफ से 4-5 लोग, दोनों पक्षों को मेडिकल भेज दिया गया है। तहरीर लेके इस पर कड़ी कार्रवाई की कौन है ये जो है दोनों ही मुस्लिम पक्ष हैं और दोनों में जो है गाड़ी खड़ी करने को लेके विवाद हुआ था और विवाद जो है थोड़ा सा गंभीर हो गया, दोनों तरफ से टकराव वगैरह हुआ है, बट अभी स्थिति काबू में है और जो लोग घायल हुए अरेस्ट की गई है सर? कोई नहीं, इसमें जो है जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें कई लोग खुद घायल हैं, वो खुद ही उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों साइड से तहरीर लेके उचित कार्रवाई की जाएगी और दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोग घायल हैं, दोनों तरफ से 4-5 लोग, दोनों पक्षों को मेडिकल भेज दिया गया है। तहरीर लेके इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेटा बेटी में आज भी कितना अंतर होता है, उसी से जुड़ी है ये खबर। गौरा बादशाहपुर थाना इलाके के कुरेथी गांव निवासी जितेंद्र के घर वाले आराम से सो रहे थे कि अचानक से नन्ही सी मासूम बच्ची की रोने की आवाज सुनकर सभी के होश उड़ गए। जौनपुर में एक मां ने अपनी नवजात बेटी को मरने के लिए कटीली झाड़ियों में फेंक दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इस मासूम के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। बच्ची की चीख पुकार सुनकर पहुंची एक महिला उस मासूम को अपने घर लाई और डॉक्टर से इलाज करवाकर उसका पालन पोषण शुरू कर दिया है। अफसोस की बात तो ये है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बेटा और बेटी के बीच के अंतर को खत्म करने की बात करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, वहीं अभी कुछ लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। दवाई दी जा रही है और कहते हैं प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट दिया जा रहा है और ठीक हो जाएगा जल्दी। आपने मानवता क्या काम किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अगर माना जाए मानवता के लिए तो भाई ये तो धर्म की तरह से है और हम लोग से अपेक्षाएं एक चिकित्सक ज़्यादा होती है कि ज़्यादा मतलब मानवीय काम करेंगे। जैसा भगवान का दिया हुआ सब में कुल होता है, मैंने भी वही किया है, कोई विशेष नहीं किया है। हाँ ये था कि शायद ये सोच किया कि अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमें नहर के पास मिली सरपत के सरपत था, उधर बच्चे को सुलाया गया था। उधर 4:30 और 5 बजे के बीच में हमारे घर की औरतें कुछ उधर शौचालय के लिए गई थी, तो उधर को देखी, उधर से उठा के घर पे लाए। उसके हालत देखते हुए हम लोग तो डॉक्टर रस्तोगी के इधर ले गए। लड़की के प्रति बहुत हमदर्दी जताते हुए इनकी फीस माफ की। कितनी दवा का इलाज कितना रहा होगा, कितना खर्चा? कम से कम 35-40 के बीच में, 1000 के बीच में इसका खर्चा गिरा था इलाज में। डॉक्टर ने कुछ चार्ज वगैरह लिया? डॉक्टर ने ना के बराबर चार्ज लिए। हम लोग गए वहाँ बाहर, वहाँ नहर की दाती सरपते के बीच में सुताई रही, लड़की रोई रही। हम लोग कहे का रोवत है लड़की, तब देखल गया तो सोती रही, मार चूटी उटी छुपई रही, तब उठा के लेके आए। आप लोग लड़की रखी है सेवा? हाँ सेवा वो करी। बेटी तो बेटी होती है, फिर भी कुछ लोग उसको नहीं समझ पाते। तभी एक भावना है जिसका इजहार सुनिए। मैं भी लेती हूँ श्वास, पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा, वहीं भोला सा है चेहरा। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जल कर भी जी जाऊंगी। मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। निश्चित रूप से आज जो बदलाव आया है, ऐसे में अगर हमारी मानसिकता भी बदलती है तभी हम बेटियों को बचा पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक सायरन की आवाज़ आने लगी। जानकारी करने पर पता लगा कि अमृतसर से टाटानगर जा रही गाड़ी अमृतसर एक्सप्रेस मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर चलने पर लूप लाइन पर लेते समय गाड़ी के डब्बे ड्रिल हो गए। चश्मदीदों के अनुसार ट्रेन हिलने लगी और ट्रेन से धुआं उठने लगा। वहीं यात्रियों का कहना है कि रेलवे की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिली, जैसे मानो रेलवे सो गई हो।
यात्रियों का तो यहां तक कहना है कि अच्छे दिन तो थे ही, अब अच्छी रात भी आ गई है। कहाँ से आ रही थी? स्टैंड में थे। क्या हुआ फिर आपको? बहुत घबराहट, एकदम हिलने लगी ट्रेन, फिर पत्थर वत्थर से सुन लगे, फिर धुआं सा उठा। आपकी चोट कहाँ लगी? ये बैक साइड में मेरे लगी। अभी तक कोई डॉक्टर रेलवे का कोई पहुंचा आपके पास? नहीं, दर्द अब होने लगा धीरे धीरे दर्द। हमारी रेलवे अधिकारी से बात ही वो बता रहे हैं किसी की कोई चोट नहीं। नहीं, बाद में पता चला बंद चोट है ना, ये से दर्द होने लगा। थोड़ी देर तक तो सही लगा। अभी तक आपकी कोई मदद नहीं की। एक मिनट, रेलवे सर सोई है अभी तक रेलवे सोई है। टाइम बताइए सर, अभी क्या है, हमारे बच्चे अभी क्या हो रही है? आप सर यहाँ मौजूद हैं, एक कोई काम इसका कार्रवाई होना चाहिए। अभी रेलवे की तरफ से कोई अधिकारी आपके पास? अधिकारी नहीं मिली, कोई आश्वासन देने आया अभी तक? मैं चंडीगढ़ से ये ट्रेन मैंने अम्बाला से ली थी वाराणसी के लिए। सब कुछ ठीक था, हम लेटे हुए थे, सोए हुए थे, सब कुछ सोने ही जा रहा था। तो थोड़ी देर में पता लगा कि आगे के 2-3 डब्बे जो हैं वो डीरेल हो चुके हैं। अभी हो चुका है, हमें उसके बाद 2-3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई इन्फो नहीं मिली रेलवे स्टेशन से, रेलवे की तरफ से हमें कोई इन्फो नहीं मिली। जाएगी कोई वैकल्पिक लाइट का इंतजाम या कुछ? कोई कुछ नहीं, सारे वैसे ही रेल ट्रैक पे बैठे हुए हैं, किसी चीज का कोई मतलब कोई रेलवे ने कोई अनाउंसमेंट किया आप लोगों को? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हमें, कोई कुछ नहीं, कब जाएगी, क्या हो रहा है। अभी आप देख रहे हो कोई काम सब कुछ ऐसे ही रुका हुआ है, जाएगी कि नहीं जाएगी। 1-2 ऑफिसर्स आके बस लाल बत्ती जला रहे, हो गया बस, और कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छे दिन तो थे ही, अभी अच्छी रात भी आ गई हमारे लिए। ये अमृतसर से टाटा की ट्रेन है, मुरादाबाद से चलने के बाद इसको कटघर में लाइन नंबर 5 में ले रहे थे, ठीक है, लूप लाइन में लिया जा रहा था। उस समय लूप लाइन में लेते समय इसके 3 डब्बे डिरेल हुए हैं, इंजन से 7वां, 8वां और 9वां। एक AC कोच है B1। जो दुर्घटनाग्रस्त हुए उनका कहना है कि रेलवे सो गई थी, लेकिन सच यही है कि यात्री जग गए हैं। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही। तो आप कीजिए आराम और मुझको दीजिए आज्ञा। राम राम।